मॉर्निंग। मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर से C2 का यूनिट 3 का क्लास चलेगा, जिसमें अगले कक्षा में आप लोग को बता चुके हैं दर्शन तथा शिक्षा। यह अभी चल रहा है, जिसमें दर्शन तथा शिक्षा के बारे में आप लोग को जानकारी दे चुके हैं। आगे था दर्शन तथा शिक्षा। दर्शन और शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दिए। उसके बाद आगे था दर्शन तथा शिक्षा का संबंध। दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, तो इसके बारे में आपको बता दिए हैं। और दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, इतिहास भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। उसके बाद इसमें कुछ दार्शनिक के माध्यम से आपको बता भी चुके हैं। फिक्टे के अनुसार दर्शन की सहायता बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद है जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है। जेंटाइल कहते हैं तो बिना दर्शन के शिक्षा सही मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसके आगे था G.E. पैट्रिज के अनुसार अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। यानी कि अभी तक जो बताए 3 दार्शनिक के अनुसार ये तीनों बता रहे हैं दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। और आगे अभी चलेंगे दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य। दर्शन और शिक्षा का उद्देश्य रस्क का मत है। रस्क दार्शनिक है, ये कहते हैं शिक्षा के उद्देश्य का संबंध जीवन के साथियों के साथ, यानी कि जीवन के साथ दर्शन इस बात का निर्णय करता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। दर्शन क्या निर्णय करता है, तो जीने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों जीते हैं, उसके लिए क्या करना है, इसकी जानकारी दर्शन देता है। जब जीवन के उद्देश्य का निर्धारण दर्शन द्वारा किया जाता है, तब शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण भी उसी द्वारा किया जाना स्वाभाविक है। यहाँ तात्पर्य यह है कि दर्शन जीवन के उद्देश्य का निर्धारण दर्शन द्वारा होता है, और शिक्षा स्वयं जीवन है और जीवन शिक्षा है। शिक्षा स्वयं जीवन है और जीवन क्या है, शिक्षा है। आगे है P.T. नन। P.T. नन के अनुसार P.T. नन ने लिखा है, शिक्षा की प्रत्येक योजना अंतोगत्वा व्यवहारिक दर्शन है। शिक्षा की प्रत्येक योजना, शिक्षा के द्वारा जो भी योजना बनाया जाता है वो व्यवहारिक दर्शन है, और जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। अतः शिक्षा के कोई भी उद्देश्य जो निश्चित रूप से पथ प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त रूप से सुतुल है, जीवन के आदर्शों से संबंध रखते हैं, क्योंकि जीवन के आदर्श सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी कि
सभी व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है, सभी का आदर्श में भिन्नता आती है, इसलिए उनकी भिन्नता शैक्षिक सिद्धांतों में अवश्य प्रतिबिंबित होगी। उनकी भिन्नता जो है शैक्षिक सिद्धांत, जिसके पास जैसा शिक्षा है उसके अनुसार उसका जीवन दर्शन होता है और उसका प्रतिबिंबित होता है। जैसे कि हम देख चुके हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण का नाम दर्शन है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण यानी कि जीने के लिए जो भी रास्ता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। व्यक्ति इसी दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। व्यक्ति इसी दृष्टिकोण के अनुसार यानी कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण का नाम दर्शन है। व्यक्ति इसी दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। किसके द्वारा जीवन यापन हो रहा है? दर्शन के द्वारा। यहाँ कहा जा रहा है तो जीने के लिए सभी व्यक्ति का अलग अलग सोच समझ होता है, वह दर्शन से प्राप्त होती है और दर्शन के बारे में जानकारी शिक्षा से प्राप्त होती है। जीवन के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण होता है। इस लाइन को एक बार और बताते हैं। जीवन के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण होता है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं सबका अपना अपना सोच है, समझ है और आगे वह किस तरह से चलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनका दृष्टिकोण किस तरफ जाता है, ये सब शिक्षा के द्वारा ही होता है। अतः जीवन और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। जीवन के दृष्टिकोण के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण होता है। जीवन और शिक्षा में वैसा ही घनिष्ठ संबंध है जैसा कि दर्शन और जीवन में, जैसा कि दर्शन और जीवन में। अतः जिस प्रकार का हमारा जीवन दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसका जीवन दर्शन शैक्षणिक होगा। जो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया या और भी अलग अलग पेशा है उसके अनुसार जो दृष्टिकोण होगा तो उनका दर्शन उसी के तरह होगा। सभी का दर्शन में भिन्नता होती है, सोच समझ में भिन्नता होती है, वो सब दर्शन के अनुसार ही होता है। अतः जिस प्रकार का हमारा जीवन दृष्टिकोण होगा उसी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य हमारे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यदि हमारा दृष्टिकोण केवल भौतिक विकास करना है और यदि हम भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं तो हम शिक्षा का उद्देश्य भौतिक सामग्री जुटाने की कला से अवगत कराना निर्धारित करेंगे। जैसा कि अभी बता चुके हैं, जो सभी व्यक्ति का अलग अलग सोच होता है उसी तरह यहाँ है भौतिकवादी जिसका विचार होगा वह भौतिक वस्तु को जुटाने में अपना कला से अवगत होंगे। यदि हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास करना या मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हम शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति का निर्धारण करेंगे ताकि हम परम सत्ता के एकाकार करने में समर्थ हो सके। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समय लोगों का जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण रहा है उसी के अनुसार उसमें शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया गया है। ये अभी आप लोग को दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बताए हैं। अब आगे है दर्शन व शिक्षण विधियाँ।
दर्शन व शिक्षण विधियाँ। जैसा कि हम देख चुके हैं कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, किंतु अब यह प्रश्न है कि पाठ्यक्रम को किस विधि से छात्र के मन का अंग बना दिया जाए जिससे वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। वस्तुतः विधि का निर्माण करना वैज्ञानिक का काम है। विधि का निर्माण करना वैज्ञानिक का काम है, परंतु उपयुक्त विधि का निर्माण तब तक नहीं किया जाता जब तक उद्देश्य का ज्ञान न हो। यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लक्ष्य ज्ञान के अभाव में विधि का निर्माण करना संभव नहीं है। लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में विधि का निर्माण करना संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियाँ दर्शन से प्रभावित होती है। शिक्षण विधियाँ दर्शन से प्रभावित होती है। इस संबंध में रॉस का कथन है, शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम है। रॉस का कथन है, शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम है। दार्शनिक सिद्धांत यानी कि दार्शनिकों का जो सोच है उसका परिणाम है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि शिक्षण विधियाँ दर्शन से निकलती है। शिक्षण विधियाँ दर्शन से निकलती है। विभिन्न दार्शनिकों के परिणाम स्वरूप ही शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण विधियाँ दिखाई देती है। विभिन्न दार्शनिकों के विचार यानी कि अलग अलग दार्शनिक का अलग अलग विचार है, उसके अनुसार शिक्षण विधियाँ दिखाई देती है या बनाई जाती है या उपयोग किया जाता है। जिसमें उदाहरण के लिए है सुकरात। सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार
सुकरात ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार प्रश्नोत्तर विधि का जन्म दिया। आगे है प्लेटो से संवाद विधि का जन्म हुआ। प्लेटो जो है शिक्षा के विधि में संवाद विधि को ऐड किया है शिक्षण विधि में। आगे है अरस्तु ने आगमन एवं निगमन विधि अरस्तु के द्वारा आगमन एवं निगमन विधि का बताया गया। बेकन ने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट करने के लिए प्रयोग एवं निरीक्षण विधि का खोज किया। सर्वोत्तम पद्धति माना जाता है प्रयोग एवं निरीक्षण विधि को, और रूसो ने बालक को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया। रूसो कहते हैं कि बालक को अत्यधिक स्वतंत्रता दिया जाए, उसे किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को देखने, सुनने, समझने का पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाए। इसलिए उसने स्वानुभव तथा स्वक्रिया पर बल दिया। यहाँ रूसो बताते हैं स्वानुभाव या स्वक्रिया पर बल दिया है रूसो ने। मॉन्टेसरी ने इंद्रिय यथार्थवाद के आधार पर इंद्रिय प्रशिक्षण को अपनी पद्धति का आधार बनाया। फ्रॉबेल ने अपने दर्शन के अनुसार किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों को ग्रहण करने का परामर्श दिया। ये आपको दर्शन तथा शिक्षण विधि के अंतर्गत बताएं, और आप लोग का यह टॉपिक था दर्शन तथा शिक्षा। यह समाप्त हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके भेजिएगा, उसको फिर आप लोग को बताया जाएगा। और जो भी क्लास चल रहा है इसको आप लोग